आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सितारे की जिनका करियर 65 साल लंबा चला और जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर आप कह सकते हैं एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। अभिनेता, निर्माता और राजनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर के बाद आज हम उनके सफर की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास उनका विकिपीडिया पेज है जो उनके जीवन और करियर की एक कहानी बयान करता है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा दौर क्यों थे। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ एक श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि उस धर्मेंद्र फिनोमिनन को डिकोड करना है। वो कौन सी बातें थीं जिसने पंजाब के एक छोटे से गांव के लड़के को बॉलीवुड का ही मैन बना दिया। ये जानकारी हमें उनके सफर के उन पहलुओं को छूने का मौका देगी जहां हम देखेंगे कि उन्होंने स्टारडम कैसे हासिल किया, उसे कैसे संभाला और सबसे जरूरी बदलते वक्त के साथ खुद को कैसे जिंदा रखा। सराली गांव से एक स्कूल हेडमास्टर के बेटे, ये जानना अपने आप में कमाल है कि वो मुंबई किसी जान पहचान से नहीं बल्कि फिल्म फेयर मैगजीन का एक टैलेंट अवार्ड जीत कर आए थे। लेकिन पहली ही फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा वो कुछ खास नहीं चली, यानी शुरुआत धमाकेदार नहीं थी। और यही पहली दिलचस्प बात है, उनका करियर पहली फिल्म से नहीं बना, कई साल लगे। असल ब्रेक थ्रू मिला 1966 में आई फूल और पत्थर से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई और इसी फिल्म ने उनकी ही मैन वाली इमेज गढ़ी। शर्ट उतारना, जबरदस्त फिजिक दिखाना, ये उस जमाने के लिए एक नई बात थी जब ज्यादातर हीरो रोमांटिक या संजीदा हुआ करते थे। मतलब उस दौर के चॉकलेटी हीरोज के बीच एक रफ एंड टफ हीरो की एंट्री हुई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक्शन ही था? क्योंकि यहाँ बिमल रॉय की बंदिनी और ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम जैसी फिल्मों का भी जिक्र है। सत्यकाम को तो कई लोग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। यही तो उनकी खासियत थी। एक तरफ वो फूल और पत्थर में एक्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सत्यकाम में एक आदर्शवादी, सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान का किरदार निभा रहे थे, जिसे समीक्षकों ने बहुत सराहा। ये रेंज बहुत कम एक्टर्स में होती है। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर भी हैं, और इसी रेंज ने 70 के दशक में उनके सुपरस्टारडम की नींव रखी। तो यहाँ से 70 के दशक का दौर शुरू होता है, जिसे सुपरस्टारडम का दौर कहा गया है। 1971 में मेरा गांव मेरा देश आती है और उनकी एक्शन हीरो की इमेज को और पक्का कर देती है। हाँ, और मेरा गांव मेरा देश सिर्फ एक हिट नहीं थी, इसने एक ट्रेंड सेट किया। उस जमाने में राजेश खन्ना की रोमांटिक फिल्मों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। इस फिल्म ने दिखाया कि एक देसी डाकू वाला एक्शन हीरो भी दर्शकों के दिलों पर राज कर सकता है। इसने इंडस्ट्री को एक नया कामयाब फॉर्मूला दिया। यहां तक कहा जाता है कि 1972 तक वो अपने दौर के एक्टर्स में कमाई के मामले में टॉप पर पहुंच चुके थे। एक मिनट, क्या मैंने सही पढ़ा? 1973 में उनकी 7 फिल्में सफल रहीं। 7! आज के जमाने में तो कोई एक्टर एक साल में 2 फिल्में कर ले तो बड़ी बात होती है। जुगनू, यादों की बारात, लोफर, ये सब एक ही साल में? ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये उनके पीक का दौर था। और 1973 में ही एक और बड़ी चीज हुई। फिल्म आई यादों की बारात। इस फिल्म को भारत की पहली मसाला फिल्म माना जाता है। ये मसाला फिल्म का फंडा क्या है? मतलब जो श्रोता इस शब्द से वाकिफ नहीं है, उनके लिए थोड़ा समझाएं। मसाला फिल्म का मतलब है एक ही फिल्म में हर तरह का मनोरंजन डालना। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, फैमिली ड्रामा, बिछड़े हुए भाई, नाच गाना। यादों की बारात ने ये फॉर्मूला परफेक्ट किया और आने वाले कई सालों के लिए बॉलीवुड का सबसे कामयाब नुस्खा बन गया। धर्मेंद्र इस मसाले के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। और फिर 1975 में वो फिल्म आई जो भारतीय सिनेमा का इतिहास बन गई, शोले। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है कि फिल्म शुरुआत में बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। पहले 2 हफ्ते इतने खराब गए कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी और राइटर सलीम जावेद इस बात पर विचार करने लगे थे कि अमिताभ बच्चन के किरदार जय को जिंदा रखने के लिए क्लाइमैक्स दोबारा शूट किया जाए। सोचिए जरा, अगर ऐसा हो जाता तो आज शोले वो शोले नहीं होती। लेकिन फिर हुआ वो जिसे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू किया और धीरे धीरे थिएटर भरने लगे। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में ये फिल्म 5 साल से ज्यादा चली। आज भी अगर टिकट बिक्री यानी फुटफॉल्स के हिसाब से देखें तो ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मानी जाती है। ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक घटना थी। इतनी बड़ी सफलता के बाद करियर को बनाए रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ लिखा है कि 70 के दशक के आखिर में उनकी फिल्मों की क्वालिटी में थोड़ी गिरावट आई,
लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। 1987 में आई हुकूमत उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हाँ, और यहाँ से उनके करियर का एक और दिलचस्प दौर शुरू होता है। ये सवाल उठता है कि जब खान, तिकड़ी और अक्षय कुमार जैसे नए स्टार आ रहे थे, तब धर्मेंद्र ने खुद को प्रासंगिक कैसे बनाए रखा। यहाँ एक फिल्म समीक्षक की 2016 की एक टिप्पणी का जिक्र है जो उनकी रणनीति को समझाती है। क्या रणनीति थी वो? उन्होंने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया। जब बड़े शहरों और मल्टीप्लेक्स में खान्स की फिल्में चल रही थीं, तब धर्मेंद्र ने अपना फोकस बी और सी सर्किट पर शिफ्ट कर दिया। ये बी और सी सर्किट क्या होता है? क्या इसका मतलब छोटे शहरों के सिनेमा हॉल से है? हाँ बिल्कुल। आ सर्किट मतलब बड़े शहरों के शानदार सिनेमाघर और बीसी सर्किट मतलब छोटे शहरों और कस्बों के सिंगल स्क्रीन थिएटर। धर्मेंद्र ने समझ लिया था कि यहाँ उनके एक्शन अवतार के लिए एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो शायद खान्स की रोमांटिक फिल्मों से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कम बजट की एक्शन फिल्में करनी शुरू कर दी जो जल्दी बनती थीं और अपने लॉयल फैन बेस की वजह से मुनाफा भी कमाती थीं। तो उन्होंने एक तरह से अपने लिए एक नया बाजार ही बना लिया। ये तो कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। शायद इसी वजह से यहाँ एक अजीब सा आंकड़ा दिया गया है कि उनके नाम सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तो है, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्मों लगभग 180 का भी। मतलब वो लगातार काम करते रहे, चाहे फिल्म बड़े पर्दे की हो या छोटे सेंटर की। बिल्कुल, उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और इस लंबे सफर के बाद 1997 में जब उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो वो पल बहुत भावुक था। दिलीप कुमार के हाथों से अवार्ड लेते हुए उन्होंने कहा था कि इतनी फिल्में की, इतनी सफलता देखी, लेकिन मुझे कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। उनकी आवाज में एक टीस थी, एक शिकायत थी। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर वो इतने बड़े स्टार थे तो उन्हें कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों नहीं मिला? क्या इंडस्ट्री में कोई पक्षपात था या कोई और वजह? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि उस दौर में अवार्ड्स अक्सर आर्ट फिल्मों या बहुत गंभीर ट्रैजिक किरदारों को मिलते थे। धर्मेंद्र की पहचान एक मास एंटरटेनर की थी, वो जनता की हीरो थे, शायद क्रिटिक्स के उतने नहीं। और हो सकता है कि ज्यूरी ने उस कमर्शियल सिनेमा को कभी उतनी गंभीरता से नहीं लिया। वो सिर्फ एक्टर ही नहीं रहे, उन्होंने 1983 में अपना प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स शुरू किया और अपने बेटे सनी देओल को बेताब से लॉन्च किया। वो फिल्म भी जबरदस्त हिट हुई। और सिर्फ लॉन्च ही नहीं किया, 1990 में उन्होंने सनी के साथ घायल प्रोड्यूस की। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, इसने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी शामिल था। और तो और इसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। मतलब बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने वो कर दिखाया जो बतौर एक्टर वो हमेशा चाहते थे, एक अवार्ड विनिंग फिल्म बनाना। बाद में उन्होंने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को बरसात से लॉन्च किया, जो एक और बड़ी हिट थी। एक्टिंग और प्रोडक्शन के अलावा उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। वो बीजेपी से बीकानेर के सांसद बने, लेकिन यहाँ लिखा है कि संसद में उनकी कम उपस्थिति की काफी आलोचना हुई। हाँ, उनका राजनीतिक करियर ये दिखाता है कि स्टारडम हमेशा वोटों में तब्दील नहीं होता। लोगों ने उन्हें पर्दे पर प्यार किया, लेकिन शायद एक नेता के रूप में वो उनसे उस तरह का कनेक्शन नहीं बना पाए। उनका दिल हमेशा एक्टिंग और अपने फार्म हाउस में ही लगा रहा, जैसा कि वो खुद भी कहते थे। ये उनके जीवन का एक जटिल पहलू। उनकी निजी जीवन की भी यहाँ बात हुई है। उनकी 2 शादियां जो उस समय काफी कंट्रोवर्शियल रहीं। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने की अफवाहों का भी जिक्र है, जिसका उन्होंने बाद में खंडन किया था। अब आते हैं उनकी विरासत पर। उन्हें दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में गिना जाता था, और ये सिर्फ फैंस नहीं कहते थे, उनके साथी कलाकार भी यही मानते थे। यहाँ दिलीप कुमार का एक शानदार कोट है। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में कहा था, जब भी मैं ऊपर वाले से मिलूंगा तो मेरी एक ही शिकायत होगी कि आपने मुझे धर्मेंद्र जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। किसी भी एक्टर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। और जया बच्चन का उन्हें ग्रीक गॉड कहना। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो गुड्डी के सेट पर उनसे पहली बार मिली तो इतनी नर्वस हो गई कि सोफे के पीछे छिप गई थी। आप सोच सकती हैं, जया बच्चन जो खुद इतनी बड़ी स्टार थीं, वो भी उनके चार्म से इतनी घबरा गईं। ये बताता है कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस असल जिंदगी में कितना पावरफुल रहा होगा। सलमान खान का भी जिक्र है, जिन्होंने कहा कि वो अपने पिता के बाद सिर्फ धर्मेंद्र को फॉलो करते हैं। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ अपनी पीढ़ी तक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी कितना गहरा था। ये सारी बातें मिलकर उनकी एक अनोखी तस्वीर बनाती हैं। वो सिर्फ एक एक्शन हीरो या रोमांटिक स्टार नहीं थे, वो एक करिश्मा थे, एक ऐसी शख्सियत जिनसे उनके साथी कलाकार भी प्रभावित थे और आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेती रहीं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने पंजाब के एक गांव से बॉलीवुड के शिखर तक का सफर देखा।
एक ऐसा करियर जिसने 65 साल तक टिके रहने के लिए लगातार खुद को बदला। वो ही मैन थे, सुपरस्टार थे, एक कामयाब प्रोड्यूसर थे, लेकिन साथ ही एक ऐसे इंसान भी थे जिन्हें अवार्ड न मिलने का मलाल था। ये जानकारी एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करती है जो एक तरफ तो एक बहुत बड़ा फिनोमेनन था, लेकिन दूसरी तरफ बहुत यथार्थवादी भी था। उन्होंने सिनेमा के एक पूरे दौर को अपनी शर्तों पर जिया, लेकिन जब दौर बदला तो वो ये भी जानते थे कि कब मुख्यधारा से हटकर अपने लिए एक नया मंच खोजना है। लेख का अंत उनके स्वास्थ्य संघर्षों और आखिरकार उनके निधन की खबर के साथ होता है। यहाँ आखिर में एक बात का जिक्र है कि 2023 में धर्मेंद्र ने इस बात पर दुख जताया था कि बॉलीवुड ने देओल परिवार के योगदान को कभी उस तरह नहीं सराहा जिसके वो हकदार थे। एक ऐसे करियर को देखने के बाद जिसमें रिकॉर्ड तोड़ने वाली हिट्स हों, एक नेशनल अवार्ड जीतने वाला प्रोडक्शन हाउस हो और 2 सफल स्टार बेटों को लॉन्च किया गया हो, ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। एक फिल्म इंडस्ट्री में सराहना का असली मतलब क्या होता है? क्या ये अवार्ड्स हैं, बॉक्स ऑफिस के नंबर हैं, या फिर पीढ़ियों तक चलने वाली एक स्थायी सांस्कृतिक याद?